एपिसोड 3। मिलिट्री स्कूल। इंसानों और डाल्की के बीच हुए युद्ध के कारण हर व्यक्ति के लिए 2 साल की अवधि तक मिलिट्री स्कूल जाना अनिवार्य था। हालांकि इंसान और डाल्की इस समय शांतिपूर्ण दौर में थे, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं था कि यह हमेशा कायम रहेगा। डाल्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उनकी शक्ति के प्रति रुचि और लालच तथा उन प्राणियों को नियंत्रित करने की उनकी इच्छा, जिन्हें वे अपने से नीचा समझते थे, मुश्किल से ही काबू में रखी जा सकती थी। हर दिन ऐसी खबरें आती रहती थी, जिनमें एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई करती थी, यहाँ तक कि कभी-कभी युद्ध शुरू होने की कगार तक पहुँच जाती थी। नागरिकों को हमेशा यह डर बना रहता था कि किसी भी क्षण कोई टकराव शुरू हो सकता है। सार्जेंट ग्रिफ के साथ जाने से पहले क्विन जल्दी से शौचालय चला गया। उसके द्वारा पिए गए पानी की भारी मात्रा के कारण उसका मूत्राशय किसी भी क्षण फटने जैसा महसूस हो रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला और बाहरी दुनिया ने उसका स्वागत किया, कुछ अजीब हुआ। उसकी आंखों के सामने एक नई नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई दी। आपका शरीर सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ रहा है। आप सूर्य के प्रकाश से प्रभावित हैं। जब तक आप सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहेंगे, आपके सभी आंकड़े आधे हो जाएंगे। अचानक क्विन का शरीर बेहद सुस्त महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी-अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो और अब उसे आराम की जरूरत हो। उसके हाथ और पैर सामान्य से अधिक भारी महसूस हो रहे थे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। सार्जेंट ग्रिफ ने उसे अजीब नज़र से देखा, क्योंकि बाहर कदम रखते ही क्विन रुक गया था। इसी दौरान क्विन ने अपने स्टेटस को देखने की कोशिश की। क्या तुम ठीक हो, लड़के? सार्जेंट ने पूछा। वह उस लड़के को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा था, अगर उसने भागने की कोशिश की। हर साल कुछ ऐसे लोग होते थे जो शांति से जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। हालांकि क्विन उसकी बात नहीं सुन रहा था और न ही उसकी जिम्मेदारी से भागने की कोई योजना थी। वह बस अपने सामने मौजूद स्क्रीन को देखने में व्यस्त था और यह देखकर हैरान था कि उसके आंकड़े कम हो गए थे। लेकिन सिर्फ उसके आंकड़े ही नहीं, बल्कि उसके एचपी में भी भारी कमी आ गई थी। एचपी 5/5, शक्ति 5/5, सहन शक्ति 5/5, चपलता 5/5। आखिर यह कैसी कमजोरी है? क्विन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे अभी भी पता था कि वह अब अकेला नहीं था। क्विन, सार्जेंट ने दोबारा पुकारा। वह अभी भी स्क्रीन को घूर रहा था कि तभी एक और नोटिफिकेशन दिखाई दिया। आपको एक नई खोज प्राप्त हुई है। दैनिक खोज, 8 घंटे तक सीधे सूर्य के प्रकाश से बचें। इनाम 5 EXP। नई दैनिक खोज देखते ही क्विन का मूड बेहतर हो गया। पानी पीने वाली खोज के विपरीत, यह ऐसा काम था जिसे वह केवल सोकर भी स्वाभाविक रूप से पूरा कर सकता था। अगर सिस्टम उसी तरह काम करता था जैसा उसने उन खेलों में सुना था जिनके बारे में उसे जानकारी थी, तो इसका मतलब था कि जब क्विन 100 EXP प्राप्त कर लेगा, तो वह लेवल बढ़ाने के साथ-साथ अपने आंकड़े भी बढ़ा सकेगा। इसलिए क्विन को जितनी अधिक दैनिक खोजें मिलतीं, उसके लिए उतना ही अच्छा था। तुम इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? अगर इसी तरह चलते रहे तो स्कूल तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। सार्जेंट ग्रिफ चिल्लाया और उसकी तंद्रा टूट गई। क्विन अपने अपार्टमेंट की इमारत के ठीक बाहर खड़ी एक बड़ी बस तक पहुंचा। जब वह बस में चढ़ा, तो उसने देखा कि वह पहले से ही ऐसे छात्रों से भरी हुई थी जो उसकी ही उम्र के होने चाहिए थे। कुछ कदम पीछे, ग्रिफ अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए उसे देख रहा था। क्विन को यह भी एहसास नहीं हुआ था कि सैनिक रुक गया था।
जब उसने पीछे मुड़कर ग्रिफ को देखा तो उसे कसम खाकर लगा कि ग्रिफ पत्थर की मूर्ति बन गया है। वह फिर अपने सामने खड़ी बस की ओर मुड़ा और उसने पाया कि वह वहां मौजूद किसी भी छात्र को नहीं पहचानता था। इसका केवल यही मतलब हो सकता था कि वे सभी किसी दूसरे स्कूल से आए थे। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इन नए लोगों के साथ शायद बदमाशी बंद हो जाए। चूंकि कोई उसे नहीं जानता था, उसके पास उन्हें प्रभावित करने का मौका था। शायद वह कुछ दोस्त भी बना सके। उसने बस के आगे बैठने का फैसला किया क्योंकि वही एकमात्र सीट बची हुई थी। जैसे ही वह बैठा, उसके सामने तुरंत स्क्रीन दिखाई दी। आंकड़े सामान्य स्थिति में लौट आए हैं। ऐसा लग रहा था कि सीधे सूर्य के प्रकाश से बचने का मतलब था कि उसके आंकड़े तुरंत सामान्य हो जाते थे। क्विन इसके लिए खुश था, क्योंकि उसका शरीर एक बार फिर से पूरी तरह ऊर्जा से भर गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर से कोई भारी बोझ हटा दिया गया हो। कम से कम ऐसा लगता है कि यह केवल सीधे सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सभी छात्र उत्साह में एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सार्जेंट ग्रिफ बस में चढ़ा, उनकी बातचीत रुक गई। ठीक है, अब हमारे लिए मिलिट्री अकादमी की ओर रवाना होने का समय है, उसने घोषणा की और ड्राइवर को बस चलाने का संकेत दिया। बस झटके के साथ चल पड़ी। छात्र आखिरकार अपने रास्ते पर थे। पूरी यात्रा के दौरान बस में खामोशी छाई रही। जब भी कोई छात्र बोलना शुरू करता, ग्रिफ तुरंत उसकी दिशा में घूरकर देखता और वह छात्र अपना मुंह बंद कर लेता। ग्रिफ को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों में सीधे देखते ही वे सभी समझ जाते थे कि वह क्या चाहता था। यात्रा शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद पॉपअप स्क्रीन फिर से दिखाई दी और क्विन को एक और संदेश मिला। हवा में एक पदार्थ का पता चला है। आपको नींद आ रही है। प्रतिरोध +1। क्विन को यह संदेश काफी अजीब लगा, इसलिए उसने बस के अंदर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि आधे छात्र पहले ही सो चुके थे और बाकी आधे भी उन्नीदे हो रहे थे। उसने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर और भारी होता जा रहा था। उसकी पलकें बंद होने लगी। आखिरकार क्विन को भी चक्कर महसूस होने लगा, क्योंकि नींद उसकी चेतना पर हावी होने लगी थी। पदार्थ के प्रति आपका प्रतिरोध बढ़ गया है। प्रतिरोध +1। तभी उसने अपनी ओर आते हुए तेज कदमों की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और सार्जेंट ग्रिफ को अपने ऊपर खड़ा पाया। लगता है तुम में से कुछ लोग नींद की गैस का प्रतिरोध करने में सक्षम हैं। लगता है अब हमें तुम्हें बैग में डालना पड़ेगा। एक काला बैग तेजी से क्विन के सिर के ऊपर डाल दिया गया और उसकी दृष्टि पूरी तरह ढक गई। गैस धीरे धीरे उसकी चेतना पर हावी होने लगी और उसे अपने वश में कर लिया। वह कुछ नहीं कर सकता था। उसका हाथ ढीला होकर उसके शरीर के बगल में गिर गया और वह होश छोड़ते हुए सो गया। कुछ समय बाद क्विन ने महसूस किया कि उसके सिर पर ठंडा पानी फेंका गया है। इसका उद्देश्य पूरा हो गया और वह तुरंत जाग गया। आंखें खोलने के बाद वह केवल हरे रंग का धुआं देख पा रहा था, जो उसके चारों ओर छाया हुआ था। उसने और कई अन्य छात्रों ने अपने सिर उठाकर चारों ओर देखने की कोशिश की। इस समय कुल 500 छात्र एक खुले मैदान में खड़े थे, एक ऐसी अजीब जगह पर जिसे उनमें से कोई भी पहचानता हुआ नहीं लग रहा था। उनके चेहरों पर मौजूद उलझन बहुत कुछ कह रही थी। यही वह जगह है जहां तुम सभी अपने जीवन के अगले 2 साल बिताओगे, सार्जेंट ग्रिफ की आवाज ने समझाया। हरा मैदान ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसे छात्रों ने देखा। उनके ठीक सामने 3 विशाल भविष्यवादी इमारतें थीं।
ये इमारतें पूरी तरह कांच से तराशी गई इंसानी आकृतियों जैसी दिखाई दे रही थी। हर एक कम से कम 60 फीट ऊंची थी। लेकिन मैदान से दिखाई देने वाली यह एकमात्र चीज नहीं थी। वे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और उनके सामने एक शहर था, एक छिपा हुआ शहर। हर कोई पहले से ही मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए था और उनके सामने हर तरह की तकनीकी अद्भुत चीजें मौजूद थी। ये उपकरण अपने समय के लिए बेहद उन्नत थे। वहां में एक मशीनें सामान के बक्से इधर-उधर ले जा रही थी और निर्माण करने वाली मशीनें भी थीं, इतनी विशाल कि उनकी क्रेनें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच रही थी। उन मशीनों के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था, फिर भी वे निर्माणाधीन इमारत पर एक के बाद एक कांच के पैनल लगा रही थी। वहां उड़ने वाले जहाज भी थे, जो जमीन के इतने करीब आ रहे थे कि क्विन को डर था कि वे ऊंची इमारतों से टकरा जाएंगे और नीचे शहर में मौजूद लोगों पर कांच की बारिश कर देंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे सभी एक निश्चित रास्ते का पालन कर रहे थे। फिर वहां हवा में तैरने वाली ट्रेनें थीं, जो आसमान में बहुत ऊपर उठकर ऐसी रेलों पर चल रही थी, जिन्हें कोई भी छात्र देख नहीं पा रहा था। उनके सामने मौजूद कुछ तकनीकें अभी तक जनता के लिए भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। डाल्की जाति के साथ हुए पहले युद्ध के बाद इंसानों ने हर तरह के तकनीकी क्षेत्रों में बड़ी छलांग लगाई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद वे डाल्की के बहुत सारे उपकरणों को बचाने में सफल हो गए थे। सेना ने उनमें से अधिकांश को अपने पास रखने का फैसला किया था। उन्होंने जो कुछ चीजें खोजी थीं, उनमें से कुछ जनता के इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कम से कम उनका दावा यही। जब क्विन आखिरकार उस नई दुनिया को घूरना बंद करने में सफल हुआ जिसमें उसे अचानक फेंक दिया गया था, तब उसे अपने हाथ पर भार महसूस हुआ और उसने देखा कि उसकी कलाई के चारों ओर रखा गया था। वह एक डिजिटल घड़ी थी, लेकिन अभी उसकी स्क्रीन पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा था। तुम्हारी कलाई पर जो रखा गया है वही तुम्हारी जीवन रेखा है। यह तुम्हारी पहचान इस मिलिट्री बेस के एक छात्र के रूप में करेगा। यह तुम्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रवेश करने, भोजन के लिए भुगतान करने और कई अन्य चीजों की सुविधा देगा। जब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा तो यह कलाई घड़ी एक संख्या प्रदर्शित करेगी, तुम्हारा संबंधित पावर लेवल, ग्रिफ ने कहा। क्विन को ऐसा लगा जैसे वह किसी अजीब विदेशी भाषा में बोल रहा हो, और दूसरे छात्रों के चेहरों पर मौजूद उलझन को देखकर उसे यकीन था कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उस आदमी की बात समझने में कठिनाई हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि मिलिट्री स्कूल आने के बाद उसका जीवन बदल सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह वही खेल होने वाला था, बस एक अलग जगह पर। हम तुरंत तुम सभी के संबंधित लेवल की जांच शुरू करेंगे। जब तक तुम्हें आगे नहीं बुलाया जाता तब तक हिलना मत, समझे? ग्रिफ ने चिल्लाते हुए कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी ने बस सिर हिला दिया। सार्जेंट अपनी मुस्कान के साथ और भी डरावना लग रहा था। यह उसके कठोर चेहरे के बिल्कुल विपरीत था। गुड लक।